हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था वो था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस किस एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट में कैसे डाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने स्टडी किया वो है डाइजेशन इन द माउथ एंड डाइजेशन इन द स्टमक। आज की क्लास में हमें कंटिन्यू करना है टॉपिक फ्रॉम द डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मींस मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले लास्ट टॉपिक में हमने क्या क्या डिस्कस किया था एक बार वो थोड़ा सा रिकॉल करूंगी। कैसे रिकॉल करेंगे? देखिए, डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? डाइजेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन किसमें? एलिमेंट्री कैनाल में। मतलब अगर मैं आपको वापस से थोड़ा सा एक इनिशिएशन दे के समझाऊं या स्टार्ट करें ताकि एक टॉपिक को हम आपस में साथ में जोड़ सकें, क्योंकि डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट करने में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पहले क्या क्या पढ़ चुका है या कौन कौन से कंपोनेंट को हम थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने इनिशिएशन किया था हमारे माउथ से। द फर्स्ट पार्ट वॉज आवर माउथ। सबसे पहला पार्ट क्या था हमारा? माउथ। जब भी हम माउथ की बात करते हैं तो माउथ हमारा एक वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जो कि सबसे इनिशियल पार्ट है। ओके, और पार्ट के इनिशिएशन होने के साथ साथ जब हम डाइजेशन को शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली माउथ से ही वो डाइजेशन शुरू होता है। बट अगेन, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल पूरा कंप्लीट एक लॉन्ग ट्रैक है और उस लॉन्ग ट्रैक के अंदर डाइजेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग या फिर पार्शियल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। किसी भी एक एरिया में, एक रीजन में नहीं होता ऐसा कि पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। तो इस वजह से हमने क्या किया है? इस वजह से हमने सबसे पहले पार्शियल डाइजेशन किया माउथ में, फिर उससे हम आगे बढ़े तो स्टमक में थोड़ा बहुत डाइजेशन किया, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे कोशिश करते हैं या फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल का ये पार्ट है कि पूरी तरीके से डाइजेशन को खत्म कर दिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। मतलब जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा? हमारा एब्जॉर्प्शन। मींस जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो डाइजेशन वहां पर रुक जाता है। फिर क्या स्टार्ट होता है? स्टार्ट हो रहा है, मतलब हम बोले कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों चल रहे हैं पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन जैसे ही हम एलिमेंट्री कैनाल की लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करने के बाद हमारा डाइजेशन जो है वो कंप्लीट तरीके से उस जगह पर स्टॉप हो जाता है। सबसे पहले हमने माउथ में डाइजेशन पढ़ा था। माउथ में डाइजेशन की अगर मैं आपको थोड़ा सा एक रिकॉल देती हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी इन द लास्ट क्लास। माउथ में जो डाइजेशन था वो था पार्शियल कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका? पार्शियल कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब, और पार्शियल कार्बोहाइड्रेट्स में भी अगर मैं बोलूं तो ये कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है? 30% कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इनसाइड आवर माउथ। सो अब हम फूड कंपोनेंट की बात करें तो भाई जब मैं एक डाइट की बात कर रही हूँ, मान लीजिए इफ आई हैव टेकन a bite of दाल चावल, उस दाल चावल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक राइस इज गिविंग यू द कार्बोहाइड्रेट्स, दैट पल्स, दाल जो हम खा रहे हैं, पल्सेस की जो हम बात करते हैं, दाल इज रिच इन द प्रोटीन। दाल की बात करें तो प्रोटीन में रिच है, राइस की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है। मैं थर्ड बात करूं उस दाल के अंदर जो हम तड़का लगाते हैं वो ऑयल का होता है जो कि हमारा फैट बनाता है, और उसमें जो हमने स्पाइसेस डाले हैं, सॉल्ट डाला है, दे ऑल दैट ऑल वी एडेड इज द मिनरल्स। एंड टमाटर के फॉर्म में या फिर जो हम अनियन वेजिटेबल्स वगैरह डाल रहे हैं इसके फॉर्म में हम कुछ क्वांटिटी में विटामिन भी ऐड कर देते हैं। किसी भी फूड कंपोनेंट में अब विटामिन और मिनरल्स की बात हमें पता है हम यहाँ नहीं करते हैं, डाइजेशन के लास्ट टॉपिक में ये बताया जाता है क्योंकि इसका सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है, कोई डाइजेशन नहीं होता। विटामिन्स आर द माइक्रोमोलिक्यूल। आई एम रिपीटिंग अगेन, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो विटामिन्स हैं दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। मिनरल्स जो है वो एक माइक्रोमोलिक्यूल है एंड इट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय आवर स्मॉल इंटेस्टाइन विदाउट एनी पर्टिकुलर डाइजेशन। मतलब इनको किसी भी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? डाइजेस्ट हमें नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट एब्जॉर्ब करवा देते हैं। मेजर कंपोनेंट हमारे तीन थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, फैट्स थे और प्रोटीन्स थे। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की और प्रोटीन्स की बात करते हो तो दे कैन नॉट बी
easily absorbed by a small intestine as it is. मतलब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एज इट इज ये एब्सॉर्ब नहीं हो सकते, दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल। तो सबसे पहला स्टेप जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने रखा वो क्या था, माउथ। माउथ में आपने कार्बोहाइड्रेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स का 30% पार्ट जो है वो एब्सॉर्ब करवा दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था स्टमक। स्टमक में हमने काफी सारी रिएक्शंस पढ़ी थी। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बड़े बड़े एरोज बना के आप लोगों को इंडिकेट किया था कि एक्चुअली वेयर इज दैट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, मींस जहां पर मुझे आपको बताने कि भाई हाँ इस जगह पर रिएक्शन होना शुरू हो चुकी है, वो मैंने आपको एक लार्ज एरो से इंडिकेट किया था। आज भी हम कुछ वही करेंगे, लेकिन जैसे स्टमक में सिर्फ स्टमक की सीक्रेशन थी, आसपास का कोई सीक्रेशन नहीं था, कोई लिवर सीक्रेशन नहीं दे रहा था, कोई गॉल ब्लैडर सीक्रेशन नहीं दे रहा था, सिर्फ इस स्टमक का खुद का सीक्रेशन स्टमक में अपने डाइजेशन को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करते हैं तो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करने पर अब यहाँ पर जो डाइजेशन होगा वो सिर्फ इंटेस्टाइन के थ्रू नहीं होगा, बल्कि हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जहां पर मेन डाइजेशन या फिर मैं कह सकती हूँ कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म करवाया जा रहा है। तो ये जो कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म करवाया जाता है, ये कंप्लीट डाइजेशन कहाँ परफॉर्म करवाया जा रहा है, इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को रिएक्शंस के फॉर्म में ही बताऊंगी। रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब क्वेश्चन पूछा जाता है वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमें कुछ नहीं करना। अगर एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि भाई हाउ द फूड डाइजेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्टमक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ब्रेक होते हैं, आपको कुछ नहीं करना। सिंपल रिएक्शंस जो मैं लिखवाती जा रही हूँ, इन रिएक्शंस को लर्न करें और ये रिएक्शंस आपको वहां पे परफॉर्म कर देनी है। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ डू फैट्स गेट डाइजेस्टेड inside your alimentary canal, how do proteins get digested inside your alimentary canal, how do carbohydrates get digested into your alimentary canal। तो हमें कुछ नहीं करना, किस कंपोनेंट ने किसको किस में कन्वर्ट किया और किसकी वजह से कन्वर्ट किया। मैं ये क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट रिएक्शंस में हमने क्या किया था, लास्ट रिएक्शंस में हमने एक कंपोनेंट को दूसरे फॉर्म में एक दूसरे कंपोनेंट में दूसरे फॉर्म में चेंज किया था विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम के थ्रू हम कन्वर्जन करते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि किस पर्टिकुलर एरिया में, किस पर्टिकुलर जगह में कौन सा एंजाइम सीक्रेट होके किस तरीके के रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहा है। सो नाउ कम टू द पॉइंट। हमने बोला माउथ में कार्बोहाइड्रेट 30% डाइजेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड। मैंने उस दिन भी बोला था कि ईसोफेगस में भले ही कोई डाइजेशन नहीं होता, लेकिन ईसोफेगस के साथ हम गुस्ताखी नहीं करेंगे। ईसोफेगस भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि भाई हम किस जगह पे क्या काम कर रहे हैं। इट इज ओनली कंडक्टिंग द फूड पार्टिकल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका है स्टमक। स्टमक में कई सारी रिएक्शंस पड़ी थी। मेजर कंपोनेंट जो डाइजेस्ट करवाया गया था, आप लोग खुद सोचिए और मुझे बताइए, कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, बहुत ही इजी सी चीज हमने वहां पे पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि फूड जो स्टमक में जा रहा है उसमें दो काम होते हैं इंपॉर्टेंटली। सबसे पहले सारे के सारे फूड पार्टिकल को सेमी सॉलिड कंपोनेंट में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ HCl। HCl की मदद से मैंने क्या किया, HCl की मदद से मैंने सबसे पहले फूड के पार्टिकल को जो मेरे माउथ के थ्रू मेस्टिकेट कर दिए गए हैं, उन मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल के साथ HCl को मिक्स करो, उसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। एंड द सेकंड फंक्शन ऑफ द HCl वाज टू कन्वर्ट द इनएक्टिव एंजाइम इनटू द एक्टिव एंजाइम। और हमारे स्टमक में जो मेजर डाइजेशन होता है वो होता है प्रोटीन का, बट अगेन दैट्स नॉट द कंप्लीट डाइजेशन, दैट्स आल्सो अ पार्शियल डाइजेशन। पार्शियल डाइजेशन का क्या मतलब है, आधा अधूरा डाइजेशन। आधा अधूरा डाइजेशन का जो कंप्लीशन है वो कहाँ किया जाता है, वो हम आज कंप्लीट कर देंगे, कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। पर मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ, पेप्सिनोजन को हमने पेप्सिन में कन्वर्ट किया था विद द हेल्प ऑफ HCl व्हिच इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटियो प्रोटीन, लिटिक तोड़ना। प्रोटियोलिटिक एंजाइम मींस वो एंजाइम जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है, पेप्सिन कहलाता है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसी पेप्सिन के जैसी कैटेगरी
का, zymogen कैटिली का, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। वो दूसरा एंजाइम था जो कि इन्फेंट्स के स्टमक में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेजरली स्टार बना के कि भाई प्रोटीन जो है बच्चे के स्टमक में जो डाइजेस्ट की जा रही है वो कौन सी प्रोटीन है, मतलब वो कौन सा एंजाइम है जो कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन का नाम है कैसीन, जो कि मिल्क प्रोटीन कहलाती है, और डाइजेस्ट किसके थ्रू होती है, रेनिन के थ्रू होती है। और इसी प्रोसेस को कंबाइनली मैंने तीसरा टर्म दिया था, दैट वाज द कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या था तीसरा पार्ट आपका, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो जब आप कर्डलिंग ऑफ मिल्क की बात कर रहे थे, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ द इनएक्टिव प्रोटीन दैट इज कैसीन इनटू द पैराकेसीन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम रेनिन। और रेनिन जो बना वो प्रोरेनिन से बना, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किया था अगेन हमारे एसिडिक कंपोनेंट HCl ने। नाउ स्टमक में यही काम किया था। फिर मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था कि सम अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेजेस आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। मतलब मेरे गैस्ट्रिक लाइपेजेस क्या है भाई, तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को हम लाइपेजेस बोलते हैं। क्लियर कर लेंगे, आगे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। गैस्ट्रिक लाइपेजेस प्रेजेंट हैं हालांकि, बट देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फैट इनसाइड द स्टमक टेक्स प्लेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, fourth part, that is your small intestine। small intestine नाम में ही small है सिर्फ, लेकिन ये हर चीज में बहुत बड़ी है। जैसे कि मतलब आई एम सेइंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट सिर्फ नाम से स्मॉल है, काम हर जगह पर इसका मेजर है और बहुत बड़ा है। स्पेशली सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर डायमीटर। बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर, बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर। तो यहाँ पे जब आप बात करो स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसका डायमीटर होता है छोटा, और डायमीटर छोटा होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया है, लेकिन काम में ये बिल्कुल भी स्मॉल नहीं है। सबसे मेजर एक्टिविटी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, पूरे के पूरे डाइजेशन की इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म करवाई जाती है। सो नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो भाई क्वेश्चन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई कितनी लंबी होती है। अगर आप एक लेंथ की बात करो तो हाउ मच लॉन्ग इट इज, तो अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स पड़े थे। फर्स्ट इज द ड्यूडेनम, सेकंड इज द जेजुनम एंड थर्ड इज योर इलियम। ड्यूडेनम कोई कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर था। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी नेक्स्ट किसकी, हमारे जेजुनम की और इलियम की, These are the most highly coiled part of the small intestine। और इसके साथ साथ जेजुनम और इलियम में भी इलियम is the highly coiled and the most coiled part। अब जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो मैं यहाँ पर और आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको डिस्कस करूंगी वो सीधा करूंगी कि हाउ डू डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एलिमेंट्री कैनाल। सो सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जैसे हमने स्टमक में 3 तरीके के सेल्स पढ़े थे, ऑक्सेंटिक पैराइटल सेल्स, म्यूकोसो गोबलेट सेल्स और चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स। ओके, यहाँ पर हमें चीफ सेल्स और आपका पेप्टिक सेल्स, यहाँ पर जो हमें 3 तरीके का सेल्स पढ़ना है, सेल्स नहीं है, यहाँ पर है 3 जगह के सीक्रेशन। कौन कौन से 3 जगह के सीक्रेशन? सबसे पहला लिवर। लिवर के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मैंने आप लोगों को बहुत तरीके से बताया था कि ये जो लिवर है ये कैसे फंक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट लिवर से व्हेन वी गो प्रोसीड, दूसरा एंजाइम इज योर पेनक्रियास। एंजाइम कह रही हूं, ऑर्गन जो कि अपने एंजाइम्स दे रहा है वो है पेनक्रियास। और थर्ड स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, खुद स्मॉल इंटेस्टाइन अपने सीक्रेशन भी इसके अंदर देती है। और इंपॉर्टेंटली जो टर्म आपको यहाँ पर मुझे समझाना है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ही सीक्रेशन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही जूस को बताना है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जब निकलता है तो उस जूस को हम बोलते हैं आपका सक्कस एंटेरिकस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप बात कर रहे हो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सीक्रेशन करती है स्मॉल इंटेस्टाइन, भाई यूजुअल सी चीज है। आप पेनक्रियास की बात करोगे तो पेनक्रियाटिक सीक्रेशन, आप लिवर की बात करोगे तो हेपेटिक सीक्रेशन। हेपेटिक टर्म मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, डिस्कंसर्न विद द लिवर। तो हेपेटिक की बात कर रहे हो तो
आपका लिवर से सीक्रेशन आ रही है, पैंक्रियाटिक सीक्रेशन की बात कर रहे हो तो पैंक्रियास से सीक्रेशन आ रही है, और जब मैं बात कर रही हूँ सक्कस एंटेरिकस की तो नाउ यू can understand it easily. Succus entericus is the juice of the small intestine. और कहाँ से निकलता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक तरीके की ग्लैंड्स हमने पढ़े थे जिसको मैंने बोला था क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून्स। ये जो क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून है ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये गड्ढे हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई के बीच में। लाइक मैं दोबारा से एक डायग्राम बना देती हूँ। ये मेरा विलाई लाइक स्ट्रक्चर है, विलाई लाइक है विलाई स्ट्रक्चर, एंड ये म्यूकोसा है पूरी की पूरी आपकी। इस म्यूकोसा में आपको दिख रहा है कि हमने क्या किया है, विलाई जैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं आपकी ये सेल्स। कौन सी सेल्स होती हैं देखेंगे, ये कंटिन्यूअस, ये सीक्रेशन यहाँ पर देती हैं। और यही जो गड्ढे, ये जो स्पेसेस आपको दिख रही है यहाँ पे, दीज आर कॉल्ड एज क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। कौन से क्रिप्ट्स कहलाते हैं, लिबरकून के गड्ढे कहलाते हैं। लिबरकून एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि इट फाउंड ऑल ओवर द इंटेस्टाइन, ऑल ओवर द इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन में पूरी जगह प्रेजेंट होने के साथ साथ इट हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ द म्यूकस। मतलब गोबलेट सेल्स है हमारे पास म्यूकस सीक्रेशन के लिए, लेकिन क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून भी कुछ यही काम करते हैं। तो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट होते हैं आपके कौन, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून के बाद ब्रूनर्स ग्लैंड। Brunner's glands. Again, these are the most important gland, जो कि सक्कस एंटेरिकस, जो एक्चुअल इंटेस्टिनल जूस है वो इसी के थ्रू सीक्रेट करवाया जाता है। और एक चीज और समझेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको यहाँ पर क्यों लिखा ऑल ओवर द इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ मुझे मेंशन करना था कि ब्रूनर्स ग्लैंड पूरी ऑल ओवर द इंटेस्टाइन प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ड्यूडेनम ओनली। कहाँ प्रेजेंट है, ड्यूडेनम ओनली, सिर्फ ड्यूडेनम में प्रेजेंट है। ओके, सो ड्यूडेनम में जब हमने बात करी ब्रूनस ग्लैंड की, तो अब आप समझ जाइएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सक्कस एंटेरिकस का सीक्रेशन करवाया जा रहा है वो ड्यूडेनम में ही करवाया जा रहा है। नो डाउट कि जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगा, आगे तक मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन इलियम में चलेगा, लेकिन जो मेन डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करवाए जा रहे हैं थ्रू द पैंक्रियास, थ्रू द लिवर और थ्रू द इंटेस्टाइन इटसेल्फ, ये किसके थ्रू सीक्रेट करवाए जाते हैं, आपके ड्यूडेनम के थ्रू सीक्रेट करवाए जाते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू द अनदर टॉपिक। हमने बात करी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो पूरा पार्ट बना रहा है ये क्या बना देता है, आपका सक्कस एंटेरिकस बना देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, क्रिप्ट्स पर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ब्रूनस पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काम क्या करते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, किस तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं। ओके, सीक्रेट क्या करते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, लाइक ब्रूनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मतलब जो आंसर रहता है इट इज लाइक कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। दैट वी ऑल नो कि ग्लैंड्स की जब आप प्रेजेंट बात कर रहे हो ब्रूनस की, तो इट इज द इंटेस्टिनल ग्लैंड, बट इंटेस्टाइन के भी हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, तो उन 3 पार्ट्स में ड्यूडेनम में आपका कौन प्रेजेंट होता है, हमारा ब्रूनस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो नाउ अब हम वन बाय वन सबसे पहले कौन कौन सी ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करती है उस टॉपिक पर आ जाते हैं जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला है आपका लिवर। देखिए भाई, लिवर को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिवर से सीक्रेट होने वाला सबसे पहला पार्ट, लिवर से सीक्रेट होने वाला, या फिर मैं यहीं पे मेंशन करती हूँ सबसे फर्स्ट एंड मतलब मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लिवर। लिवर से सीक्रेट होने वाला कंपोनेंट है आपका बाइल जूस, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाइल जूस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, बाइल जूस डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक तो है आपका बाइल सॉल्ट्स और दूसरे हैं आपके बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। नाउ जब भी हम बात करते हैं आपके लिवर से एंजाइम्स के सीक्रेशन की, तो अभी बात एंजाइम की रोक देते हैं। मैं बोलती हूँ लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस,
क्या ये एंजाइम है? नो, इट इज नॉट एन एंजाइम, बिल्कुल भी एंजाइम नहीं है। फिर क्या है ये? लिवर के अंदर से फिर कौन सा एंजाइम निकलता है? कोई एंजाइम नहीं निकलता। ओके, कैसे भाई? अब आप कैसे बोल सकते हो? आपने पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में बात करी कि इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो रहा है एंजाइम के थ्रू। नाउ लिवर, आप मेजर ग्लैंड बोल रहे हो, डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहे हो, बट इवन आफ्टर दैट यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है। एंजाइम नहीं है लेकिन बाइल है। ये बाइल एंजाइम की तरह वर्क नहीं करता, मतलब एंजाइम नहीं है लेकिन काम कर रहा है डाइजेशन का। कैसे डाइजेशन का काम करता है? बाइल पिगमेंट्स को यहाँ पर हटा दीजिए। क्यों हटा दें भाई? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बाइल पिगमेंट्स आर नथिंग बट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द आरबीसीज। आरबीसीज को तोड़ने पे जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो पिगमेंट्स बनते हैं, यही कहलाते हैं आपके बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बेटा फिर से समझेंगे, ये दोनों येलो ग्रीन पिगमेंट्स हैं। कैसे पिगमेंट्स हैं? येलो ग्रीन पिगमेंट्स। और ये जो येलो ग्रीन पिगमेंट्स हैं, इट ओनली प्रोवाइड द येलोइश ग्रीन कलर टू द फीकल मैटर। मेरे फीकल मैटर को येलो ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाने का काम कोई और नहीं बल्कि यही पिगमेंट्स करते हैं, इनका कोई दूसरा काम नहीं है। फिर क्यों रिलीज किए जा रहे हैं तो उसका रीजन समझेंगे। सबसे पहले अब लिवर आ गया है तो लिवर से कनेक्टेड आपका और क्या आएगा? गॉल ब्लैडर भी आएगा। हमने लास्ट टाइम गॉल ब्लैडर का सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा था, पर एक्चुअली गॉल ब्लैडर क्या है ये हमें नहीं पता था। अब इस टॉपिक को हम यहाँ पर खत्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया लिवर के बारे में कि भाई जो लिवर है आपका वो एक कैसा कंपोनेंट है, सॉरी एक कैसा ग्लैंड है? एक लार्ज एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एक लिगामेंट के थ्रू जिसको फेल्सीफॉर्म लिगामेंट कहा जाता था, इससे डक्ट निकलती थी, उस डक्ट से कनेक्टेड होता था हमारा एक लॉन्ग, लगभग छोटा बोलेंगे, लॉन्ग नहीं बोलेंगे, एक 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा आपका क्या निकलता था? एक स्ट्रक्चर निकलता था, और ये है आपकी पेनक्रियाज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा डायग्राम मैंने आज क्लियर कर दिया है ताकि आप लोगों को डक्ट्स जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, नाउ ये खुलता था हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, नाउ यू शुड नॉट गोइंग टू हैव एनी कंफ्यूजन, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी कंफ्यूजन। नो, ये स्टमक है, स्टमक। सी, दिस इज योर गॉल ब्लैडर। कैसे काम किया जाता है? हम बात करते हैं सबसे पहले आपके गॉल ब्लैडर की। तो ये जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर अपना सीक्रेशन कहां से लाता है या ये सीक्रेट करता है, ये काम क्या करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। हमारे लिवर में ये जो आपको लिवर दिख रहा है 24/7 यहाँ पर फॉर्मेशन होता रहता है बाइल जूस का। बाइल जूस के अंदर दो कंपोनेंट है, एक तो बाइल पिगमेंट्स हैं और दूसरे आपके बाइल सॉल्ट्स हैं। जब आप बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं तो ये बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स में हमारे जो बाइल पिगमेंट है, दीज आर ओनली द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ आरबीसीज, जो कि लिवर के थ्रू बनाया गया है। इसको सिर्फ एक्सक्रीट करने के लिए हम लिवर के साथ बाहर निकाल देते हैं। क्लियर? मैं दूसरी बात करूं आपकी किसकी? बाइल सॉल्ट्स की। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट, जो कि सोडियम क्लोराइड का मैंने नाम आपको जिक्र किया था, जो कि क्या करते हैं, आपके डाइजेशन को परफॉर्म करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और डाइजेशन में भी क्या? दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? लार्जर पार्टिकल्स को ट्रैप करते छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना। दिस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। ये क्या कहता है आपका? इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ओके, मेस्टिकेशन में, इमल्सिफिकेशन में देयर इज अ डिफरेंस। वो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में, पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की। ओके, नाउ कम अगेन टू द लिवर। लिवर से 24/7 लगातार बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो बाइल का फॉर्मेशन करवाया जाता है, ये बाइल जूस सीक्रेट होते होते अपनी सीक्रेशन
कहाँ डाल देता है, गॉल ब्लैडर में डाल देता है। ओके, लिवर से डायरेक्ट बाइल जूस को इंटेस्टाइन में सीक्रेट नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा आपका, ये गॉल ब्लैडर लिवर से सीक्रेशन जो निकली है उस लिवर की सीक्रेशन को कहाँ डाल देता है, गॉल ब्लैडर के अंदर डाल देता है। डन। नाउ जब गॉल ब्लैडर के अंदर सीक्रेशन गया, ये स्टोर करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, ये जब तक स्टोर करता रहेगा जब तक आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट का प्रेजेंस ना हो। मतलब मैंने बोला कि हमारे इस स्मॉल इंटेस्टाइन को मैंने नर्व से कनेक्ट कर रखा है, मेरे ब्रेन से कनेक्टेड है। जब इंटेस्टाइन सिग्नल भेजती है ब्रेन को कि भाई फैट आ गया, तब ये गॉल ब्लैडर से सीक्रेशन निकलती है कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो लिवर ने बाइल जूस का सीक्रेशन किया, बाइल जूस आ गया गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से अब जैसे ही फैट की प्रेजेंस यहाँ पर मिलती है वैसे ही हम गॉल ब्लैडर से अब इस जूस को सीक्रेट कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये जो सीक्रेशन है ये दो कंपोनेंट रख रही है, एक तो बाइल सॉल्ट्स रख रही है, एक बाइल पिगमेंट्स रख रही है। बाइल पिगमेंट सिर्फ क्योंकि जो बाकी का बचा हुआ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इन बाइल पिगमेंट्स को एज इट इज बना रहने देते हैं। ओके, नाउ जब मैं बात कर रही हूँ आपकी बाइल सॉल्ट्स की, तो बाइल सॉल्ट्स रिलीज करवाए जाते हैं मेन काम के लिए, दैट इज फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। अब ये गॉल ब्लैडर से सीक्रेशन हुआ आपका किसका, हमारे बाइल सॉल्ट्स का, और उन्होंने फैट को इमल्सिफाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक चीज को और समझेंगे, ये जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं ये एसिडिक पीएच में वर्क नहीं करते हैं, दे ऑलवेज वर्क इन द बेसिक और एल्कलाइन पीएच। मतलब हमारे स्टमक तक जो सीक्रेशन थी इट वाज एसिडिक, हाईली एसिडिक, लेकिन जब हम इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं तो इंटेस्टाइन का सीक्रेशन शुड बी एल्कलाइन ऑलवेज। और एल्कलाइन मीडियम को बनाने के लिए, एल्कलाइन मीडियम को मेंटेन करने के लिए वी हैव पेनक्रियाज। और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होगा सिर्फ कब, जब आपका एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट होगा। ओके, नाउ जब एल्कलाइन मीडियम प्रेजेंट है, अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड एक डिजीज भी सुन लेते हैं, हल्का खत्म कर देती हूँ मैं, कि जब आप गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द गॉल ब्लैडर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर है, अगर हमारे गॉल ब्लैडर से लिवर से सीक्रेशन गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, और यहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई के थ्रू, ये कौन सा स्फिंक्टर था मैं लिख देती हूँ, जरूरत नहीं है पर फिर भी आपको याद हो जाएगा, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई, स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाला जा रहा है। तो अगर किन्हीं सर्कमस्टांसेस के थ्रू हमारे फूड के अंदर फैट की प्रेजेंस नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हमारे गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट के थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई को खोलते हुए जो जो गॉल ब्लैडर का जूस है, जो बाइल जूस है, वो इंटेस्टाइन के अंदर एंटर नहीं होगा। और एक पर्टिकुलर टाइम तक ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हमारा जो गॉल ब्लैडर है, इस गॉल ब्लैडर से मेन डक्ट के थ्रू सीक्रेशन ना होते हुए ये बाइल पिगमेंट्स जो है, ये पिगमेंट्स जो हैं हमारे दूसरे एरिया से ये पूरे के पूरे रीजन को क्या कर देंगे, हार्म करना शुरू कर देंगे। क्यों हार्म करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये पिगमेंट सिर्फ पिगमेंट्स येलो ग्रीन पिगमेंट नहीं है जिनको बॉडी से बाहर निकालना है, बल्कि ये वो पिगमेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक कंपोनेंट्स। तो इनको रिमूव करवाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट फैट का डाइजेशन है। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा रहते हैं तो टॉक्सिसिटी जनरेट करना शुरू कर देते हैं। आपने डिजीज के बारे में सुना होगा जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, पीलिया। पीलिया क्या है, पीलिया यही है हमारे बॉडी के अंदर बाइल जूसेस के बाइल पिगमेंट्स का सीक्रेशन ज्यादा हो जाना। और जब बाइल पिगमेंट्स का सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो बाइल पिगमेंट का सीक्रेशन होने पर आपकी बॉडी जो है वो पूरी कैसी दिखने लगती है, हमें येलो, हाथ जो पाम्स है वो येलो हो जाएंगे, आईज जो है वो येलो हो जाएंगी, यही पिगमेंट्स का पूरी बॉडी में घूमने की वजह से। ओके, नाउ यही है हमारा लिवर। लिवर से सिर्फ इतना ही डाइजेशन होता है। सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई डाइजेशन नहीं, ओनली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फिर से देख लीजिए यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ, नो डाइजेशन, किसी भी तरीके का डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिवर के थ्रू नहीं किया जाता है। सिर्फ जो लिवर से बाइल जूसेस निकल रहे हैं वो दो
रीजन की वजह से निकल रहे हैं। दो कारण है उसके। सबसे पहला रीजन है कि यहाँ से जो बाइल पिगमेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, और दूसरा मैं बात करूं तो फैट को इमल्सिफाई करवाने के लिए। मेन रीजन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, नो डाउट, लेकिन फिर भी पिगमेंट्स को भी रिलीज करवाना उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ओके, सो हमारा यही पार्ट है किसका, लिवर का। लिवर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर हमें दिखता है यहाँ पर पेनक्रियाज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अगेन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेनक्रियाज के निकलने वाले एंजाइम्स में यहां पर मेंशन कर रही हूं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस। नेक्स्ट न्यूक्लियसेस, नेक्स्ट अमाइलेजेस, नेक्स्ट लाइपेजेस। हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है, पर फिलहाल आप यही समझेंगे। ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज करवाई जाती है। मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि आप लोगों को लर्न करने में आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले पेनक्रियाज से रिलीज होने वाला एंजाइम रिएक्शन, मैं एक बड़ा एरो बना रही हूं, ट्रिप्सिनोजन निकलता है। ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन क्या है वो हम सब समझ लेंगे। इट इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रिप्सिन में। अब आपको मुझे बोलने की शायद जरूरत नहीं है कि ट्रिप्सिनोजन में और ट्रिप्सिन में क्या फर्क है। ऑब्वियसली इट इज एन इनएक्टिव एंजाइम एंड इट इज एन एक्टिव एंजाइम। एक एक्टिव एंजाइम है और एक इनएक्टिव है। तो हमेशा हमारे पेनक्रियाज में, हमारे स्टमक में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स मिलते हैं दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। व्हाई, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है और एमसीक्यू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। क्या कि भाई आप क्यों एंजाइम्स को इनएक्टिव फॉर्म में रखते हो, एक्टिव फॉर्म में नहीं रखते, ताकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एक एक्सेसिव डाइजेशन ना हो। मतलब जिन पार्टिकल्स को मुझे डाइजेस्ट नहीं भी करना है, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल खुद उन्हीं प्रोटीन से और उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है जिनको हम यहाँ पर डाइजेस्ट कर रहे हैं। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में नहीं होंगे तो पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही हमारी डाइजेस्ट हो जाएगी। इस वजह से इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखना जो है वो जरूरी है। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया किसकी हेल्प से, एक और एंजाइम यहाँ पर निकला जिसको हम बोलते हैं एंटेरोकाइनेज। अब ये एंटेरोकाइनेज कहाँ से आया भाई, कहीं जिक्र नहीं पड़ा, तो पढ़ लीजिए अब, स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम से निकाला गया एंटेरोकाइनेज which is very important because it is converting the trypsinogen into the trypsin। ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ट्रिप्सिन का काम क्या है भाई, ट्रिप्सिन अगेन इट इज अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करेगी, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगी। किसमें कन्वर्ट करेगी, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। सेम चीज काइमोट्रिप्सिन की बात करें तो ये भी प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। काइमोट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। और ये काइमोट्रिप्सिनोजन फिर से किसमें कन्वर्ट किया जाता है, काइमोट्रिप्सिन में। आपको समझ में आ जाएगा किसकी हेल्प से, काइमोट्रिप्सिनोजन को जब आप एक्टिव करोगे सबसे पहले काइमोट्रिप्सिन में, तो दूसरा एंजाइम यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रिप्सिन की हेल्प से ही। काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करवा देता है, आपका ट्रिप्सिन ही कन्वर्ट करवा देता है। आगे बढ़ेंगे हम, जब हम आगे बढ़े तो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस अगेन कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट करवा दिए जाते हैं। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस are converted into carboxypeptidases।
और ये सब मिलके फाइनली जो प्रोटीन से मैंने पेप्टोन्स बनाए हैं, अब इन प्रोटीन्स को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर पेप्टोन्स को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले प्रोटीन या फिर पेप्टोन्स, ये दोनों मिला के अब कन्वर्ट होंगे किसकी हेल्प से, या तो ट्रिप्सिन की हेल्प से या फिर काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से। और तीसरा कंपोनेंट हमारा था कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये सब कन्वर्ट करते हैं इनको डाइपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स किस में कन्वर्ट कर दिया, डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया। प्रोटीन की एक सिंपल रिएक्शन, प्रोटीन की एक सिंपल फॉर्म जो कि ट्रिप्सिन है, पीछे हमने पढ़ा था हमारे क्या थे, आपके पेप्सिन्स थे, रेनिन थे, ये सब क्या कर रहे हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। हम अभी तक जिक्र कर रहे हैं प्रोटीन का, हम कार्बोहाइड्रेट्स तक और फैट तक आए ही नहीं है। फैट का सिर्फ इमल्सिफिकेशन किया, अब एक्चुअल डाइजेशन कैसे करवाया जाता है वो हमें अभी भी नहीं पता। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बात करी ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको बहुत आराम से बताई। फिर प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ट्रिप्सिन से, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस को प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस में कन्वर्ट किया, और यही तीनों एंजाइम मिलके ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, they all are doing what? They are breaking the proteins and peptones into the dipeptidases. Again ये एक सिंपल फॉर्म है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन की, 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन की। तो इसको मुझे फर्दर अभी ब्रेक करना है। अब आप देखिएगा, मैं दोबारा से एक आपको थोड़ा सा रिकॉल दे रही हूँ। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे वर पार्शियली डाइजेस्टेड इनसाइड द माउथ, पहला। प्रोटीन्स की बात करी तो पार्शियल डाइजेशन हुआ स्टमक में, दूसरा डाइजेशन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगेन इट इज पार्शियल। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू, पेनक्रियास के थ्रू। फिर मैंने बात करी फैट की, तीसरा कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट पढ़ लिए, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया थोड़ा पार्शियल, प्रोटीन पढ़ लिया पार्शियल। जो तीसरा कंपोनेंट है आपका, वो तीसरा कंपोनेंट क्या है, तीसरा कंपोनेंट है आपका फैट्स। फैट्स का डाइजेशन हमने पढ़ा किसमें, हमारे लिवर से, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, लेकिन सिर्फ क्या था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट था। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है, अब आप तीनों रिएक्शंस को आपस में एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। हमने हर जगह पे डाइजेशन पार्शियल कर दिया। जब मैंने सबसे पहले स्टमक की बात करी थी, तो स्टमक में जो माउथ था, या फिर अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कर रहे हैं, पॉलीसेक्राइड। ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड। चलो मैं यहाँ रिएक्शन लिख देती हूँ प्रॉपर तरीके से। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीसेक्राइड, तो ये पॉलीसेक्राइड किस में कन्वर्ट करवाए जा रहे हैं, दे आर पॉलीसेक्राइड्स आर कन्वर्टेड इनटू, या फिर रिएक्शन ही लिख दीजिए, polysaccharides are converting into the disaccharide. Polysaccharides are converted into disaccharides। जब हम polysaccharides की बात कर रहे हैं, तो polysaccharides को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डाइसेक्राइड में। प्रोटीन्स को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डाइपेप्टाइड्स में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन जो है वो डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो गए, और अगर मैं बात करूं फैट्स की, तो फैट्स जो है वो इमल्सिफाई हो गए। ये क्या हो गए आपके, इमल्सिफाई। अब सारे मॉलिक्यूल पार्शियल पार्शियल पार्शियल, मतलब पार्शियली दे आर डाइजेस्टेड नाउ। फैट भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, और कौन, हमारे फैट्स भी, प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीजें क्या हो चुकी हैं, पार्शियल डाइजेस्ट हो चुकी हैं। तो देखें, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव है, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस आपके क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। न्यूक्लियसेस की बात करेंगे, तो जब आप ब्रेक करवाते हो न्यूक्लिक एसिड्स को, वो न्यूक्लियस की हेल्प से डाइजेस्ट होते हैं। अमाइलेज की बात कर रहे हो, यहाँ पे पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हुए हैं, किसकी हेल्प से, अमाइलेज की हेल्प से। तो अमाइलेज आप फिर से याद कीजिए, हमने कहाँ पढ़ा था, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था। तो अमाइलेजेस आर दोस कैटेगरीज व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर
डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, अमाइलेज हो गया। और लाइपेजेस की बात करेंगे तो फैट्स हैं। फैट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, देखें, डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट पर किसने एक्ट किया, इमल्सिफाइड फैट पर किसने एक्ट किया, इमल्सिफाइड फैट पर एक्ट किया आपके लाइपेज ने। किसने एक्ट किया, लाइपेज ने। और इसको इसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, तो सबसे पहला फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, किसमें कन्वर्ट किया, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। अब आप तीनों चीजों का पार्शियल डाइजेशन देख लो, डाइपेप्टाइडेजेस, डाइसेक्राइड्स एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल्स। ओके, तो फैट का पूरा अगर मैं बोलूं डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, नो डाउट। अभी फर्दर डाइजेशन और चलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन ये जो डाइजेशन हुआ, ये डाइजेशन किसकी हेल्प से हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन को छोड़ दे और हम यहाँ पर बात करें लिवर की और मैं बात करूं पेनक्रियास की, तो इन दोनों की वजह से ही ये डाइजेशन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो पाया। ओके, नाउ अब नेक्स्ट है हमारा फर्दर, जब हम डाइजेशन को परफॉर्म करेंगे तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से इन जूसेस पे एक्ट करता है और इन जूसेस पे एक्ट करने के बाद किस तरीके से ये वर्क को परफॉर्म करवाता है, ये हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे। ओके